हाँ तो दोस्तों, आज का क्लास जो हमारा है वह केंद्रीय मंत्री परिषद का है। केंद्रीय मंत्री परिषद का है। पिछले क्लास में प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है या प्रधानमंत्री का पोस्ट क्या क्या होता है उसके बारे में डिटेल बता दिया गया था। आज का क्लास जो है वह केंद्रीय मंत्री परिषद का गठन या केंद्रीय मंत्री परिषद क्या होता है उसके बारे में आज जानेंगे। तो केंद्रीय मंत्री परिषद यानी सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्ट्री, उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बोला गया ये क्या होता है, तो बोला हमारे संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था है। हमारे संविधान में सरकार की जो चर्चा किया जाता है वह कैसी व्यवस्था है, तो संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था है। और जब संसदीय व्यवस्था है तो जो कि एक ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, जो कि किस पे आधारित है, तो एक ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। वह किस पे आधारित है, एक ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। और जिसका प्रमुख मंत्री परिषद होता है। जिसका प्रमुख कौन होता है, मंत्री परिषद। और इसका जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व कौन करता है, तो इसका नेतृत्व जो करता है वह प्रधानमंत्री करता है। मंत्री परिषद का नेतृत्व कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। तो अभी तक हमने देखे कि हमारा संविधान जो है, हमारी सरकार जो है वह संसदीय व्यवस्था पे आधारित है। और जब संसदीय व्यवस्था पे आधारित है तो जो कि एक ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, अर्थात ब्रिटेन का जिस प्रकार ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है उसी पे आधारित हमारा भी संविधान है। और जिसका प्रमुख कौन होता है, तो मंत्री परिषद होता है। जिसका प्रमुख कौन होता है, मंत्री परिषद। और उसका नेतृत्व कौन करता है, तो प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का नेतृत्व कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। यानी मंत्री परिषद का नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। मंत्री परिषद की जानकारी हमें संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में विशेष जानकारी मिलता है। सबसे पहले जानते हैं कि मंत्री परिषद कैसी है, तो ये संसदीय व्यवस्था नहीं, हमारे संविधान जो है वह संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था है। और जब संसदीय व्यवस्था है तो संसदीय व्यवस्था में एक आता है कि हमारा संविधान जो है उसमें मंत्री परिषद प्रमुख होता है। प्रमुख कौन होता है, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद प्रमुख होता है और जिसका नेतृत्व कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। जिसका नेतृत्व कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। और ये संसदीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है, तो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। यानी किस मॉडल पर है, तो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। और ब्रिटिश मॉडल पर आधारित तो है ही। अब हमारे संविधान के इसकी जो चर्चा किया गया है वह अनुच्छेद 74 और 75 में। अनुच्छेद 74 और 75 में इसकी चर्चा किया गया। मंत्री परिषद का जो चर्चा किया गया 74 और 75 में। अब 74 और 75 में क्या बोला गया उसके बारे में समझते हैं। तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। 74 में यानी अनुच्छेद 74 में बोला गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए या सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा। सहायता के लिए
या सलाह के लिए क्या होगा? मंत्री परिषद होगा। और मंत्री परिषद होगा जिसका नेतृत्व या जिसका प्रमुख बोला जाए कौन होगा? तो जिसका प्रधान जो होगा वह प्रधानमंत्री होता है। जिसका प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। तो अभी तक हमने देखे हैं कि हमारा संविधान जो है वह किस आधारित पे है? तो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित। और यह ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। और ये कैसी व्यवस्था है हमारा संविधान? तो संसदीय व्यवस्था है। हमारा संविधान किस आधार पर है? तो संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। और संसदीय व्यवस्था पर आधारित है तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 74 और 75 में इसकी चर्चा किया गया। अनुच्छेद 74 और 75 में इसकी चर्चा किया गया। अनुच्छेद 74 में बोला गया है कि अनुच्छेद 74 में एक मंत्री परिषद होगा जो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता दे करेगा। राष्ट्रपति को सलाह और सहायता करेगा। और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और मंत्री परिषद यानी राष्ट्रपति जो है वह मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार ही काम करेगा। अर्थात राष्ट्रपति कोई भी अगर जो विधेयक बनाएगा तो वह मंत्री परिषद की परामर्श से ही बनाएगा। राष्ट्रपति चाहे तो एक बार मंत्री परिषद में पूर्ण विचार के लिए भेज सकता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि अगर जो कोई भी नियम बनाएगा, कोई भी नियम बनाया जाएगा मंत्री परिषद के द्वारा, तो मंत्री परिषद अगर जो नियम बनाया है तो वो किसके पास भेज जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति का इच्छा है तो वह एक बार पूर्ण विचार के लिए मंत्री परिषद दोबारा भेज सकता है। मंत्री परिषद भेज सकता है। लेकिन यदि दोबारा मंत्री परिषद से वह नियम फिर राष्ट्रपति के पास आता है, दोबारा फिर जब वह मंत्री परिषद जो नियम लाया गया नहीं, पूर्ण विचार के बाद जो नियम बनाया जा रहा है, अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो अब राष्ट्रपति दोबारा अब कहीं नहीं भेज सकता है। उस नियम को लागू करने के लिए वह बाध्यकारी होता है। वह बाध्यकारी होता है। राष्ट्रपति को वह काम करना ही होगा। वह काम करना ही होगा, सहमति भरना ही होगा। कहने का मतलब हुआ अनुच्छेद 74 में बोला गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, सलाह के लिए, परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। और जो मंत्री परिषद होगा तो मंत्री परिषद अगर कोई नियम बनाया तो वो राष्ट्रपति के पास जाने के बाद राष्ट्रपति एक बार पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है। अर्थात उस नियम के बारे में बोल सकता है कि कुछ चेंजिंग करना है तो कर लिया जाए। और यदि किसी भी प्रकार से मंत्री परिषद के पास से फिर दोबारा वह नियम राष्ट्रपति के पास आता है तो फिर राष्ट्रपति को वह उसमें सहमति भरना ही होगा। अर्थात वह काम करना ही होगा। तो ये बोला गया था अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। अब अगले देखते हैं अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 में क्या बोला गया है? तो अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति होता है वह राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और जो प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति जो होगा वह प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति करेगा। कहने का मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाएगा
अब राष्ट्रपति जिसको भी मंत्री बनाएगा, बनाएगा तो राष्ट्रपति ही, लेकिन अब प्रधानमंत्री के कहने से ही बनाएगा, प्रधानमंत्री की सहमति से ही बनाएगा, प्रधानमंत्री के परामर्श से ही बनाएगा। राष्ट्रपति अपना मन से किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं बना सकते। मंत्री कहने का मतलब हुआ लोकसभा में जब कोई भी व्यक्ति चुन कर जाता है तो चुनने के बाद वहाँ पे मंत्री बनाया जाता है कि ये रेल मंत्री बनेगा, ये गृह मंत्री बनेगा, ये वित्त मंत्री होगा। तो ये विभिन्न प्रकार के जो मंत्री बनता है तो वो मंत्री बनाता है राष्ट्रपति, शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रधानमंत्री को बनाया कौन? राष्ट्रपति। लेकिन अब राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा तो प्रधानमंत्री की परामर्श से ही करेगा, सलाह से ही करेगा। और हमारे हमारे संविधान में बोला गया है कि जो लोकसभा का सीट है, लोकसभा का सीट है, लोकसभा के सीट में 15% से ज्यादा मंत्री की नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। 15% से ज्यादा नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। और ये बोला गया था 51वां संविधान संशोधन हुआ था, 51वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, 2002 में, अर्थात सॉरी, यानी हमारा प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति की, अब राष्ट्रपति जो भी मंत्री को बनाएगा किसके सलाह से बनाएगा? तो प्रधानमंत्री की सलाह से बनाएगा, प्रधानमंत्री की परामर्श से। लेकिन एक बात और बोला गया है 51वां संविधान संशोधन 2003 में कि लोकसभा में जितना भी मंत्री बनेगा वह मंत्री की संख्या 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कब बोला गया था? 51वां संविधान संशोधन 2003 में। तो इसमें यानी कौन सी संशोधन हुआ था ये ध्यान रखना हुआ, 51वां संविधान संशोधन 2003 में। अब और आगे समझते हैं। मंत्री जो पद होता है, मंत्री जो पद होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पद होता है। कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति प्रसाद के तरह बांट देता, यानी प्रसाद की तरह बांट देता कि इसको मंत्री बनाया जाए, इसको नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रसाद मतलब किसी को भी जो उसके नज़र में सही लग पाता है, जिसको प्रधानमंत्री सहमति देगा उसी को बनाएगा, उसी को बनाएगा। मंत्री परिषद जो होता है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। मंत्री परिषद जो होता है वह लोकसभा के सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। और आगे बताया गया है मंत्रियों का पद और शपथ जो है वह कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। मंत्रियों का पद जो होता है और पद और शपथ, पद और शपथ तो कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। और इसके अलावा और बताया गया है कि मंत्रियों का जो वेतन होता है, भत्ते होते हैं, संसद के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। कहने का मतलब हुआ मंत्री जिसको भी बनाया जाए, लेकिन मंत्री परिषद अपने से वेतन की चर्चा नहीं करेगा कि इतना वेतन होना चाहिए। उसके लिए संसद निर्धारित करेगा कि इतना पेंशन, इतना वेतन मिलना चाहिए। कोई भी मंत्री अगर मान लिया जाए कि वह 6 महीना तक ना तो लोकसभा का सदस्य है ना तो राज्यसभा का सदस्य, और उसे मंत्री बना दिया गया है,
तो यदि 6 महीना के अंदर अगर जो वह सदस्य नहीं बन पाता है, सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाता है, तो उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अब अगले जो चर्चा करने जा रहे हैं वह अनुच्छेद 77 के बारे में, अनुच्छेद 77 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अब अनुच्छेद 77 क्या कहा गया? अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77 में कहा गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक की कार्यवाही को राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ कोई भी अगर जो कार्य किया जाएगा तो वह किसके नाम से किया जाएगा? राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। कि ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति के नाम से पारित कोई भी अगर जो आदेश या दस्तावेज हो तो उस पे कोई प्रश्न, अब कोई भी लोकसभा या राज्यसभा उस पे प्रश्न नहीं उठा सकता। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि अगर जो राष्ट्रपति कोई भी नियम कानून, पहले तो लोकसभा और राज्यसभा ही पारित करता है, तो यदि दोनों के द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति उसमें सहमति भी दे दिया तो फिर उस पर प्रश्न नहीं किया जाएगा। भारत सरकार को चलाने के लिए मंत्रियों के बीच कार्यों को असंतोष करने के संबंध में कोई भी नियम बना सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति अगर जो चाहेगा तो कोई भी मंत्री के अनुसार वह कार्य को बंटन नहीं करेगा। उसके अनुसार जिस व्यक्ति को लगेगा कि इसको ये काम देना चाहिए तो वो काम देगा, वो काम देगा। तो ये किस में चर्चा किया गया? अनुच्छेद 77 में। अब अगले देखते हैं अनुच्छेद 78। अब अनुच्छेद 78 में क्या कहा गया है वो समझते हैं। तो अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि संघ की कार्य का निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को देना होगा। कौन देगा? तो प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि जो भी मंत्री के पास जो भी निर्णय लिया गया है, मंत्री आपस में जो भी निर्णय लिया है, उस निर्णय की जानकारी राष्ट्रपति को देगा, सूचना राष्ट्रपति को देगा। और जो भी राष्ट्रपति की यानी जो भी जानकारी है वह राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करेगा। कौन करेगा? तो भारत का प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि कोई भी निर्णय लिया गया है तो उस निर्णय को भारत के राष्ट्रपति को बताना होगा, सूचना देना होगा। इसके अलावा और भी बातों की चर्चा किया गया है। अगर जो मंत्री लोग कोई भी नियम कानून बना रहे हैं और बैठक से पहले, मतलब उस मुद्दा पर बहस होने से पहले प्रधानमंत्री को यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को जाके सूचना दे, राष्ट्रपति को जाकर सूचना दे। इस प्रकार से बोला गया है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की चर्चा किया गया।
अब अगले आते हैं अनुच्छेद 88, जो इससे संबंधित है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 88 में क्या बोला गया है? इसमें कहा गया है कि सदन में मंत्रियों के अधिकार की चर्चा किया गया। मंत्री को क्या अधिकार होगा, कितना अधिकार होगा, उसकी चर्चा किया गया। मंत्री को किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में बोलने और कार्यवाहक बैठक में, यानी कार्यवाहक बैठक में भाग लेने का अधिकार है। कहने का मतलब हुआ कि मंत्री को यह अधिकार है कि राज्यसभा में या लोकसभा में कोई भी नियम बनाया जा रहा है तो उसमें जाके बैठक में भाग ले सकते हैं, और भाग ले भी सकते हैं और उसमें अपना वक्तव्य को रख सकते हैं, लेकिन मत नहीं कर सकता है, वोट नहीं कर सकता है कि कौन व्यक्ति, मतलब जब कोई भी नियम पारित होता है तो उसके लिए बहुमत की जरूरत होती है, तो उस बहुमत में मंत्री को मत देने का अधिकार नहीं है। मंत्री को मत देने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से 88 में यही बोला गया है कि मंत्री को यह अधिकार है कि किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वह मत यानी वोट नहीं कर सकता। अब अगले टॉपिक जो आते हैं वह भारत का उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री ये एक ऐसा पद है जो कि असंवैधानिक पद है। कहने का मतलब हुआ इसका चर्चा संविधान में नहीं किया गया। इस पद की चर्चा संविधान में नहीं किया गया, लेकिन जरूरत होने पर यह पद बनाया जाता था। जरूरत पड़ने पर यह पद बनाया जाता था, जो कि ये पद 2004 से अब खाली ही है। 2004 से ये पद जो है यह खाली है। सबसे पहला जो उप प्रधानमंत्री बना, प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री जो बना था वह डॉक्टर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अंतिम उप प्रधानमंत्री, अंतिम उप प्रधानमंत्री तो ये था लाल कृष्ण आडवाणी। कृष्ण आडवाणी। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बना? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। आगे देखते हैं, इस पद की कुछ चर्चा करते हैं। हमारे संविधान में इस पद की चर्चा नहीं किया गया। यह एक असंवैधानिक पद है। यह एक असंवैधानिक पद है। उप प्रधानमंत्री जो होता है वह
कैबिनेट का सदस्य होता है। अभी चर्चा करेंगे कैबिनेट क्या होता है, तो कैबिनेट के बारे में भी समझेंगे। तो क्या बोला गया है, उप प्रधानमंत्री जो होता है वह कैबिनेट का सदस्य होता है। क्या होता है, कैबिनेट का सदस्य होता है। उप प्रधानमंत्री आगे बोला गया है, इसका काम क्या होता है, मतलब ये उप प्रधानमंत्री जो होता है इसका काम क्या होता है। तो उप प्रधानमंत्री का मुख्य काम यही है कि अगर प्रधानमंत्री अनुपस्थित है, प्रधानमंत्री अनुपस्थित है तो कैबिनेट का बैठक करा सकता है, यानी बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। कैबिनेट के अगर जो प्रधानमंत्री अनुपस्थित रहे तो कैबिनेट का बैठक कौन कराएगा, उप प्रधानमंत्री कराएगा। और उप प्रधानमंत्री किसका बैठक कराता है, कैबिनेट का बैठक करवाता है और उसकी अध्यक्षता भी करता है। अब उप प्रधानमंत्री बनाया क्यों गया है, तो पहला तो काम यही हुआ। दूसरा एक काम और देखा जाता है, जनरली जो विवाद में आते रहता है कि अगर जो एक पार्टी से मान लिया जाए कि एक पार्टी से विजेता पार्टी को प्रधानमंत्री बनाया गया और दूसरा पार्टी जो विजेता ने, मतलब वो विजेता जो रहा उसका एक व्यक्ति, मुख्य व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, ताकि उप प्रधानमंत्री किसको बनाया जाएगा, तो गठबंधन, मान लिया जाए कि सरकार जो अपना बनाया वह गठबंधन से बनाया और गठबंधन से जब बनाया तो जिसके साथ वह गठबंधन किया यदि वह अपना प्रस्ताव रख दे कि हमें भी प्रधानमंत्री का पद चाहिए, हमें भी प्रधानमंत्री का पद चाहिए, तो उसको मनाने के बाद उसे उप प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा, उप प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से तो एक गठबंधन जो था उसमें एकता की मजबूती बनाया, यानी एकता बनाया गया। अब समझते हैं कैबिनेट मंत्री क्या होता है। जो अभी बताया गया है, कैबिनेट का बैठक कौन करा सकता है, उप प्रधानमंत्री करा सकता है। कब, जब प्रधानमंत्री अनुपस्थित हो, जब अनुपस्थित हो। और आगे समझते हैं कैबिनेट मंत्री होता क्या है, कैबिनेट मंत्री किसको कहते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करें। कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार का मंत्रालय का जो विभिन्न प्रकार का पद बनाया जाता है, मुख्य पद, जैसे एक प्रधानमंत्री पद हुआ, दूसरा गृह मंत्री, तीसरा रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, परिवहन मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। तो इस प्रकार का जो मंत्री पद अर्थात मंत्रियों बनाया गया, पहले मंत्री तो बनाया गया और मंत्री में कुछ ऐसा पद जो प्रमुख है। कहने का मतलब हुआ लोकसभा से कुछ व्यक्ति को चुनकर विभिन्न प्रकार के कार्य या पद जो दिया गया, उस पद को या उस पद में जो भाग लेते हैं उसी समूह को कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, कैबिनेट मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री के साथ साथ एक और मंत्री इसी से बन जाता है। कैबिनेट मंत्री जो है वह किससे बनता है, तो लोकसभा की सदस्यों जो विजेता बना है उससे। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जब चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद विजेता बना और विजेता बनने के बाद
एक, अगर जो प्रधानमंत्री एक पद ले लिया, जिसके पास जो अपना गठबंधन करके बनाया हो या अपना पार्टी से बनाया, जो उसका नेता हो वो प्रधानमंत्री बना, लेकिन अन्य सभी कार्य के लिए अन्य अलग अलग विभाग होते हैं, तो उस विभाग का देख रेख करने के लिए अलग अलग मंत्री चुना जाएगा। और जब अलग अलग मंत्री चुना जाएगा तो उसी मंत्री को ही कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। उसी मंत्री को क्या कहते हैं? कैबिनेट मंत्री। अब एक आता है आंतरिक कैबिनेट मंत्री। आंतरिक कैबिनेट मंत्री, या इसको और बोला जाता है किचन कैबिनेट मंत्री। किचन कैबिनेट मंत्री ये जो है, जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे उस समय ये पद सबसे ज्यादा बहुमत में आया। यह जो पद है इसको यानी आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन व्यक्ति हो सकता है? तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, मंत्री है उससे कुछ व्यक्ति को चुनकर इसमें रखा जाएगा। कहने का मतलब हुआ लोकसभा का जो भी सीट है 543 सीट, 543 सीट में कुछ व्यक्ति को बनाया गया कैबिनेट मंत्री। कुछ व्यक्ति को क्या बनाया गया? कैबिनेट मंत्री। कहने का मतलब हुआ ये 543 सीट था, 543 टोटल। अब 543 में कुछ जो है उसको बना दिया गया है क्या? तो कैबिनेट मंत्री। कुछ को क्या बनाया गया? कैबिनेट मंत्री। और उसी में से कुछ व्यक्ति को, अब कैबिनेट मंत्री में ही कुछ व्यक्ति को बना लिया जाता है आंतरिक कैबिनेट मंत्री। आंतरिक कैबिनेट मंत्री। और जब आंतरिक कैबिनेट मंत्री बनता है तो ये 543 था, उससे कुछ बटा तो कैबिनेट मंत्री बना, और कैबिनेट मंत्री से भी कुछ बचा तो जाके बना दिया गया आंतरिक कैबिनेट मंत्री। यह औपचारिक रूप से लेने वाला एक उच्चतम न्यायालय होता है। कहने का मतलब वो, मान लिया जाए कि अगर जो देश में किसी भी प्रकार की दंगा हुआ या किसी भी प्रकार की जरूरत हुआ तो उस समय तो अगर जो सत्र बसान हो तो राष्ट्रपति के पास शक्ति होता है कि कोई भी मंत्री अपना अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के अंतर्गत। लेकिन अब समझना है कि अगर मान लिया जाए सत्र तो 17 बसान पे है, लेकिन मंत्री विभिन्न प्रकार के नियम बना सकता है। जब मंत्री विभिन्न प्रकार के नियम, मंत्री अपना नियम बनाएगा और वो नियम जो है वह कैबिनेट मंत्री के पास जाएगा। कैबिनेट मंत्री में कुछ व्यक्ति जो बना हुआ है वह किचन कैबिनेट मंत्री, मतलब उसमें कुछ व्यक्ति, बड़े बड़े पद के जो व्यक्ति है उसको सिर्फ उसको लाया जाता है। और अगर कोई भी न्याय या कोई भी निर्णय लेना है तो अगर सभी व्यक्ति को जानकारी देंगे तो बहुत समय लगेगा और वह मंत्री यानी नियम हो सकता है दिक्कत भी आ सकता है, नियम ना भी लागू हो सके। तो उसके लिए बनाया गया किचन कैबिनेट मंत्री। ये इंदिरा गांधी की सरकार में बनाया गया, बनाया तो पहले से गया है, लेकिन ये इंदिरा गांधी की सरकार जब आया था तो उसने इस मंत्री यानी किचन कैबिनेट मंत्री को बहुत ज्यादा प्रयोग किया। और यह कैबिनेट भी मुद्दा को फाइनल फैसला लेने वाला होता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर
कम जनसंख्या में रहेगा तो वह बात को आसानी से समझ पाएंगे और काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और जब काम कर सकते हैं तो वह फैसला आसानी से और सही तरीका से वो अपना फैसला ले सकता है। यह कैबिनेट इंदिरा गांधी की सरकार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना। अब इससे फायदा क्या है? किचन कैबिनेट मंत्री तो बना दिया गया, अब फायदा क्या होता है? तो बोला गया है यह सबसे छोटा अंग होता है। छोटा अंग होने से क्या फायदा होता है? अगर जो छोटा अंग है तो कोई भी निर्णय लेना आसान हो जाता है, कोई भी निर्णय लेना आसान हो जाता है। और जल्दी और राजनीतिक मामले की जो भी मुद्दा होती है उसकी निर्णय का गोपनीयता रखा जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि वैसी मुद्दा मान लिया जाए अदर कंट्री पे अगर जो अटैक करना है, तो जब अटैक करना है तो उसका निर्णय कौन करेगा? अब किचन कैबिनेट मंत्री करेगा। अगर जो सभी को बता के वो काम करेगा तब तो हो सकता है कि अलग अलग माहौल बन सकता है, अलग अलग माहौल बन सकता है। इसलिए अब कह सकते हैं कि ये तो फायदा है, लेकिन कुछ घाटा भी है। अब घाटा क्या होता है कि मान लिया जाए कि किचन कैबिनेट ही निर्णय ले ले, किचन कैबिनेट ही या निर्णय ले ले कि जो करेंगे हम ही करेंगे, तो उसमें लोकतांत्रिक का तो हनन हो रहा है, लोकतंत्र तो नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब वो कैबिनेट अगर जो वो अपना निर्णय ले रहा है तो वह दिक्कत हो रहा है, सभी व्यक्ति उसमें भाग नहीं ले पा रहा। और ऐसा केवल हमारे ही देश में नहीं है, ये किचन कैबिनेट जो बनता है वो केवल हमारे ही देश में नहीं है, अमेरिका में भी है और ब्रिटेन में भी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ दोष है लेकिन दोष के साथ फायदा भी है। तो इस प्रकार से आज की चर्चा हमने जो भी किए हैं वह केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में और केंद्रीय मंत्री परिषद की सारी बातों की चर्चा किया गया, जिसमें मुख्य बात अगर जो ध्यान में रखना होगा, जो कि बार बार अगर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बना? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन बना? तो लाल कृष्ण आडवाणी। हाँ तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आगे की क्लास अगले, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।